उसको दो जगह विभक्त कर दिया गया। तो जब ये एडिक्ट पकड़े जाते थे तो उनके ऊपर पुलिस वाले कोई जो जोर जुल्म नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये मैडम के सख्त आदेश थे और वो बेहद ही ईमानदार महिला थी। उनके प्रति जो इंसानियत की भावना थी बहुत ज़्यादा थी, ममता करुणा दया, मैं कह रहा हूँ इन भावनाओं से परिपूर्ण थी वो। और उन्होंने हमेशा समाज की भलाई के लिए सोचा। तो उन्होंने उन एडिक्टों को बचाने का प्रयास किया और 10-12 दिन एडिक्ट को उस तरफ रखा जाता था। अब उनको तो यही समझती और 10-12 दिन के बाद उन्हें छोड़ दिया जाता था। मगर जब वो किससे बार बार, यानी कि जिसको 10 दिन रख लिया उसका नशा छूट गया है, उसको छोड़ा और वो जाते ही फिर नशा कर रहा है। उन्होंने जब ये चीज़ें देखी तो उनको बड़ा अफसोस हुआ कि भाई अभी तेरे को 10 दिन रखा था, तूने नशा छोड़ दिया था, फिर क्यों पी लिया तूने। फिर उन्होंने दोबारा क्या नाम न्यूयॉर्क में संपर्क किया। तब उन्होंने बताया कि मैडम इस तरीके से इन्हें कुछ वक्त के लिए एडमिट करना पड़ता है, दाखिल करना पड़ता है। ये 8-10 दिन में छूटने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति जो साल 2 साल 4 साल 10 साल से एक एडिक्शन का शिकार है, वो 10 दिन के अंदर वो एडिक्शन के भाव उसके अंदर से वो विचार कैसे निकल जाएंगे। तो एक ये पूरी प्रक्रिया है सुधार की, और जब तक आप उसको उससे नहीं गुजारेंगे तब तक उसका माइंड वॉश हो ही नहीं सकता। अब सिंपल बात है कि कीचड़ को कीचड़ से साफ नहीं किया जा सकता। कीचड़ को साफ करने के लिए एक साफ पानी की जरूरत होती है ना। तो इसी तरीके से माइंड में भरी हुई है ना वो कीचड़, यानी कि वो गलत विचार जो इंसान के व्यवहारों को गलत करते हैं, है ना, उसको एक सच्चाई और अच्छाई के विचारों से, है ना, उन दूषित विचारों को हटाना पड़ता है। अब जैसी संगत वैसी रंगत। अब जब वातावरण सबसे बड़ा गुरु होता है ना। अब हम किसी स्कूल में जाए तो देखिए हमारी भावनाएं क्या हो जाएगी। हम किसी मंदिर में जाए तो देखिए हमारी भावनाएं कैसी श्रद्धा और भक्ति से भर जाएंगी, है ना। अगर हम हॉस्पिटल में जाए तो वहाँ कैसी भावनाएं आ जाएंगी, या हम कोर्ट कचहरी में खड़े हो तो वहाँ कैसी भावनाएं आ जाएंगी। तो विचारों के अनुसार, यानी हालात परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति के विचार बदलते रहते हैं। आप उन विचारों को कैसे व्यवस्थित करना है, और एडिक्ट के, क्योंकि एडिक्ट का तरीका ही बिल्कुल अलग होता है, वो बिल्कुल संवेदनहीन होता है। उसके लिए माँ बाप भाई बहन किसी रिश्ते की कोई अहमियत नहीं होती, उसके लिए कोई सामाजिक मर्यादा भी नहीं होती। उसके लिए सबसे बड़ी जरूरत है उसका नशा, और उसके लिए वो किसी भी हद से गुजरने को तैयार रहता है। अब उसके मानसिक संतुलन को कायम करने के लिए, है ना, जो न्यूयॉर्क में रिहैबिलिटेशन सेंटर चल रहे थे, उनके अंदर थेरापेटिक कम्युनिटी, है ना, टीसी प्रोग्राम चलाए जा रहे थे। तो अब जो टीसी प्रोग्राम थे वो वैसे खतरनाक बहुत थे, हाँ, मगर वो जैसे एडिक्ट, क्योंकि भय के बिना प्रीत हो ही नहीं सकती। तो क्या था कि वो इस तरीके का प्रोग्राम था कि एडिक्ट भयभीत होकर के उनका अनुसरण करने लग जाता था। यहाँ पर फेक इट टू मेक इट वाला स्लोगन आ जाता है कि नकल करो असल अपने आप आ जाएगी। तो जब मैडम ने उस पर फिर से विचार किया, तब उन्होंने दिल्ली के सराय रोहिल्ला जो थाना था उसमें पहला रिहैबिलिटेशन सेंटर खोला। अब वहाँ पर एडिक्ट को महीना 2 महीना 3 महीने तक रखने लगे, मगर अच्छा उसका रिजल्ट भी बड़ा अच्छा आया। कई लड़के वहीं से जो है नशा से दूर होकर और वहीं पे कार्य भी करने लगे उसी रिहैब में। अब उन्होंने, मैडम ने देखा ये तो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। अब इधर से कुछ जो लड़के क्लीन हुए थे, अब उनको मीटिंग का महत्व तो समझ में आ ही चुका था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूना यानी मुंबई में फादर से मदद मांगी, क्योंकि फादर ने जो मैडम के जो कार्य थे वो लगातार प्रसिद्धि में तो आ ही रहे थे। तो उन्होंने भी पूना के अंदर एक रिहैबिलिटेशन सेंटर खोल दिया था जहाँ पर एडिक्टों को एडमिट किया जा रहा था। तब एक हमारे बीच में एक एडिक्ट था अनिल, उसने फादर से संपर्क किया। तो फादर ये दिल्ली के अंदर एक रिहैब खोलने को तैयार हो गए, जिसका नाम रखा गया केयर फाउंडेशन। तो दिल्ली में इस तरीके से पहला नशा मुक्ति केंद्र खुला। और वहाँ पर किस तरीके से प्रोग्राम को व्यवस्थित किया गया,
है ना, एक एक क्लास का यानी कि तरीका बहुत ही संतुलित तरीका था वो, है ना। और लगातार जैसे सवेरे, अब आप फौज की तरफ ध्यान दीजिए कि फौज में जहाँ सारे फौजी छावनी होती है वहाँ पर एक बैल बजती है, सारे फौजी बिस्तर छोड़ के खड़े हो जाते हैं। उनको एक टाइमिंग होती है, फटाफट बिस्तर लपेटते हैं। उन्हें 5 मिनट दिए जाते हैं, 5 मिनट में वो फ्रेश भी होंगे, नहाएंगे भी और सीधा ग्राउंड में आ जाएंगे जहाँ उनका अभ्यास शुरू हो जाता है। तो अब अनुशासित करने के लिए एडिक्टों को, है ना, दिमागी तौर पर उनका संतुलन कायम करने के लिए इस अनुशासन को उन जो रिहैबिलिटेशन सेंटर थे उनमें एक प्रक्रिया को आरंभ किया गया, मगर उसका जो उसको लिया गया, उसका जैसे जो न्यूयॉर्क में प्रोग्राम चल रहा था, है ना, उसको तब्दील किया गया थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ पे तो बड़े सख्त कॉन्सिक्वेंस थे। यहाँ पर उसको तब्दील किया गया लव केयर कंसर्न। तो यहाँ पर उस प्रोग्राम की थोड़ी परिभाषा बदली गई और उसे 12 स्टेप प्रोग्राम का नाम दे दिया गया। अब उसके अंदर क्या था कि एडिक्ट के साथ मारपीट तो नहीं होती थी, बाकी अनुशासन के प्रति पूरी सख्ती बरती जाती थी। अब इसे कौन चला रहे थे? जो पहले से इस प्रक्रिया से गुजर चुके थे, क्योंकि सिंपल बात है, निज प्रशासन फिर अनुशासन। हम दूसरे को अनुशासित कब कर सकते हैं? कि जब हम उस प्रक्रिया से गुजरे, क्योंकि अगर हमें ही जानकारी नहीं होगी तो हम दूसरे को कैसे जानकारी दे सकते हैं। तो धीरे 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 धीरे, है ना, इसका प्रसार बढ़ता चला गया और आज आलम यह है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर ही लगभग 2 करोड़ जो लोग हैं जो एडिक्ट थे, आज रिकवरी एडिक्ट बने हुए हैं। और मैं ये नहीं कहता, हालांकि अल्कोहलिक एनोनिमस का और नारकोटिक्स एनोनिमस का ऐसे रिहैबिलिटेशन सेंटरों से कोई सरोकार नहीं है, मगर फिर भी मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर ये रिहैबिलिटेशन सेंटर ना होते तो आज इतनी रिकवरी एनए के अंदर भी नहीं होती। आज अब दिल्ली एनए है, जहाँ कल तक जब शुरुआत हुई थी 1 से 2 हुए, 2 से 4 हुए, 4 से 10 हुए और आज वहाँ गिनती लाखों में गई है। आज पंजाब है, मुंबई है ना, आज आप वहाँ गिनती कर नहीं सकते हैं। तो उसका अहम कारण ये नशा उपचार केंद्र भी होंगे, तो हमें इनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। अब सिंपल बात है कि एक तो ये होता है कि देखिए, हम एनए तो खुला संदेश देती है कि अगर आप नशा छोड़ना चाहते हैं तो पहले आप अपनी इच्छा को समझिए कि आप वाकई नशा छोड़ना चाहते हैं, और अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो आप हमारे गुट में, हमारे संगठन में शामिल हो सकते हैं। अब इसके लिए ना तो कोई खर्च है, ना कोई पैसा देना है, सिर्फ वहाँ जाना है और अपने आप को बताना है कि हाँ जी मैं एडिक्ट हूँ और मेरे को मदद चाहिए, और आपको सदस्य चुन लिया जाता है। और उसके बाद सिर्फ आपसे इतना ही कहा जाता है कि वापस आते रहिए, और लगातार जाते जाते भी कई एडिक्ट नशे से दूर हो गए हैं। अब कई सख्त पर्सनैलिटियाँ होते हैं, है ना, जो सुनकर भी समझ नहीं पाते, उनके लिए ऐसे रिहैबिलिटेशन सेंटर हैं। अब इनको यहाँ लगातार ये पूरी तरीके से प्रकृति पर आधारित है। ये जो चिकित्सा प्रणाली है, ये जो पद्धति है, ये पूरी तरीके से प्रकृति पर आधारित है। अब प्रकृति क्या है, हमें ये भी समझना बहुत ज़रूरी है ना। अब इंसान उठते बैठते खाते पीते हैं ना, क्या एक तो समझने वाली बात ये है कि हमें ये देखिए, हमारे पास 5 इंद्रिय है और 5 ही कम इंद्रियां हैं, और हम इनका इस्तेमाल किस तरीके से कर रहे हैं। अगर हम इन्हें अनुशासित तरीके से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर हम एक अच्छे इंसान साबित होंगे, मगर अगर हमारा इन पे कोई बस नहीं है तो हम दुर्जन व्यक्ति साबित होंगे। अब दुर्जन को सज्जन बनाने के लिए, है ना, जैसी संगत वैसी रंगत। अब जब वो ऐसी रिहैबों में आ जाता है तो उसको लगातार उसकी प्रकृति के अनुसार, क्योंकि ये तो सच्चाई है कि अगर आज पूरे विश्व की गिनती
7 अरब जनसंख्या, 7 अरब 7.5 अरब है, तो हर व्यक्ति के सोचने का तरीका अलग है। हर व्यक्ति के भावनात्मक जो उत्थान है या पतन है वो अलग तरीके से, तो हर पर्सनैलिटी को उसी के तरीके से डील किया जाता है। हर पर्सनैलिटी को उसके अकॉर्डिंग उसको समझाया जाता है, उसका ब्रेन वॉश किया जाता है और उसको लगातार आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। लोगों